Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is safety measures in microbiology. हम देखेंगे बेटा आज सेफ्टी मेजर्स क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जब आप लैब में आपकी पोस्टिंग रहेगी तो किस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको लेने रहेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। हर लैब का अलग अलग सेफ्टी मेजर्स रहता है बेटा। मेटोलॉजी का अलग रहता है, बायोकेमिस्ट्री का अलग रहता है, माइक्रोबायोलॉजी का अलग रहता है, हिस्टोलॉजी का। सबके सेफ्टी मेजर्स कुछ सेम रहते हैं और कुछ अलग रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशंस, यानी किस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म करते हैं अपनी लेबोरेटरीज में, उस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं इनके सेफ्टी मेजर्स रहते हैं, जिसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। आप लोग उसको नोट्स बना लेना देख देख के आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करने के लिए इसको देख रहे हैं, और जैसा भी आप लोग इस वीडियो के द्वारा अपने यहाँ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बच्चे एक तो इससे सीख भी सकते हैं और दूसरा ये नोट्स के पर्पस से भी मैं बनाता हूँ कि आप लोग इसको देख देख के अपने नोट्स भी बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहला है बेटा हमारा ट्रीट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पोटेंशियल पैथोजेंस। क्या लिखा है? Treat all microorganisms as potential pathogens, मतलब सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करो ऐसा जैसे कि वो कंटेजियस हो, फैलने वाले हो और इन्फेक्शियस हो, है ना, यानी कि वो खतरनाक है। हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो आपके लिए जानलेवा है या हानिकारक है। बात समझ में आई मेरी? हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ट्रीट करा जाए या उनके साथ ऐसा बिहेव करो, या जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करते हो आप तो वो टेस्ट ऐसा परफॉर्म करो कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये आपके लिए हानिकारक है और जानलेवा है। इस तरीके के से आप क्या करो, हर समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब भी ट्रीट करते हो तो ये ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए आगे देखेंगे। While the majority of organisms are not pathogenic to humans, जो मेजॉरिटी है यानी कि अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिसीज कॉज नहीं करते हैं किसमें? ह्यूमंस में। While the majority of organisms are not pathogenic to humans, यानी कि वो डिसीज कॉज करने वाले अधिकतर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। अधिकतर जो सराउंडिंग्स में होते हैं, नॉट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको तो आपको एज अ पोटेंशियल पैथोजन ट्रीट करना ही है, पर सराउंडिंग्स में जो अधिकतर जो हमारे वातावरण में जो मौजूद होते हैं, अधिकतर जो मेजॉरिटी है बहुमत के जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो डिसीज कॉज नहीं करते हैं ह्यूमंस को। यानी कि आपकी बॉडी पर ही मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है आपके शरीर में जो आप नहीं देख पाते हो। पर क्यों? क्योंकि ये हेल्दी है आपकी स्किन के लिए, है ना। हेल्दी कैसे है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर जो आते हैं उनसे बचाते हैं कुछ बैक्टीरिया आपको। इस तरीके से बहुत सारी चीजों से हमको कुछ बैक्टीरिया प्रोटेक्ट भी करते हैं जो हमारी स्किन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं आपको मेरा बताने का क्या पर्पस है, आपको जो मेजॉरिटी यानी बहुमत जो है बैक्टीरिया की, यानी ज्यादा से ज्यादा जैसे बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? नॉन पैथोजेनिक यानी नॉट पैथोजेनिक होते हैं, वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं ह्यूमंस में, एंड हैव नेवर बीन शोन टू कॉज इलनेस, और कभी भी उनने ऐसी चीजें नहीं करी हैं जिसके कारण क्या हो, इंसान बीमार हो जाए। अंडर unusual circumstances, a few microorganisms that are not normally pathogenic can act as pathogens. क्या बोला गया है? Under unusual circumstances यानी कि परिस्थिति के विपरीत, अनयूजुअल यानी कि अचानक से परिस्थिति के विपरीत अगर कोई चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक्ट करते हैं दैट आर नॉट नॉर्मली पैथोजेनिक, जो कि नॉर्मली पैथोजेनिक नहीं है, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो परिस्थिति के विपरीत, है ना, अनयूजुअल यानी कि अक्सर नहीं होने वाली चीजें, है ना। यूजुअल यानी आसानी से चीजें हो रही है, हाँ हमेशा होती है। अनयूजुअल यानी कि असामान्य तौर पे परिस्थिति के विपरीत जब कुछ ऑर्गेनिजम्स, when a few organisms that are not normally pathogenic, जो कि नॉर्मली पैथोजेनिक नहीं होते, यानी कि
परिस्थिति के विपरीत असामान्य परिस्थिति के विपरीत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पैथोजेनिक नहीं है नॉर्मली, यानी कि पैथोजेनिक नॉर्मली डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, कैन एक्ट एज पैथोजेंस, वो पैथोजन के जैसे एक्ट कर सकते हैं अनयूजुअल असामान्य कंडीशंस में, वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसलिए हमको हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पोटेंशियल ट्रीट करना है। ट्रीट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली अननोन कल्चर्स, हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करना है हमको पोटेंशियल स्पेशली अननोन कल्चर्स, जो वो कल्चर जिसको हमको नहीं जानते हैं कि भाई कौन सा बैक्टीरिया इसमें हम ग्रो हो सकता है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं, कुछ टेस्ट ऐसे आते हैं कि हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि यार ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? कुछ कल्चर्स हम क्या करते हैं, पता लगाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, जब तक कि हम पता ना लगा लें और पता लगाने के बाद भी हमको उसको पोटेंशियल ट्रीट करना है। अननोन कल्चर्स, जो जिस कल्चर का हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया आ सकता है आगे चल के, तो सबको हमको पोटेंशियली यानी कि खतरनाक, लाइफ थ्रेटनिंग हमको क्या करना है, जानलेवा सबको ट्रीट करना है कि भाई मेरे को इस हानि हो सकती है जान की इस बैक्टीरिया से, फलाना बैक्टीरिया से, तो अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में। ठीक है, एज इफ दे वेयर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक हो सकते हैं जो अननोन कल्चर्स पे ग्रोथ कर रहे हैं, आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज अ compromised immunity system or has had a recent extended illness should talk with the instructor, यानी कि a student who has a compromised immune system, ऐसा विद्यार्थी या ऐसा बच्चा, स्टूडेंट जो आपके लेबोरेटरी में सीख रहा है, not even a student but also a technician, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं पर टेक्नीशियन भी, और नॉट इवन अ फ्रेशर टेक्नीशियन बट आल्सो अ ट्रेन्ड टेक्नीशियन हु डज नॉट इवन हैव द नॉलेज टू कीप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोटेंशियल, यानी कि ऐसा ट्रेन्ड टेक्नीशियन भी जिसको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में कि उसको ट्रीट करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जानलेवा है, पोटेंशियल है, ठीक है, ऐसा ट्रीट करना चाहिए। उन लोगों के लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, अगर आप स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत डोले शोले हैं, बहुत खाता पीता हूँ तो मैं स्ट्रांग हूँ। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे बीमार पड़ रहे हैं, मौसमी आपको बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, ठीक है, जरा चीज में आप बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम है, आप लड़ नहीं पाते वो चीजों से, जरा से छींक आ जाती, जरा से बुखार आ जाता है, थोड़ा सा काम कर बदन दर्द करने लग जाता है, अगर ऐसी कंडीशंस आपके आ रही है आपके अंदर, हाँ, और भले आपके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं भी आ रही है, इवन दोज हु हैव द स्ट्रांग इम्यूनिटी, अगर वो लोग भी जिनके पास इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग है, उन लोगों को भी इनको पोटेंशियल ट्रीट करना है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्या क्या बीमारी हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, बैक्टीरिया तो अननोन है, अभी तो हम लगा रहे हैं पता कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कि अभी सीख रहे हैं, है ना, अभी सीख रहे हैं, लैबोरेटरीज में आ रहे हैं, उन लोगों को खासकर उन स्टूडेंट्स को, और हैज हैड अ एक्सटेंडेड इलनेस, और जिसको पहले से कोई बीमारी रही हो और या बीमार हो, अभी भी इम्यूनिटी कम हो, या तो पहले से बीमार हो या अभी भी बीमार हो, उसको अपने इंस्ट्रक्टर, जो भी आपका लेक्चरर है या जो भी आपका इंचार्ज है या जो भी आपका सीनियर है, उसके बिना इंस्ट्रक्शन के आप लोग होशियार ना बने, है ना, बात समझ में आ रही मेरी, कि आगे आगे होके ना करें, आप पहले उससे गाइडलाइन ले लें कि मैं इसको, सर हाउ कैन आई डू दिस, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, पूछो उनसे, है ना, कि ये रिएजेंट है तो रिएजेंट को मैं उठाकर भी लेके जाऊं तो किस तरीके से लेके जाऊं, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो पूछो। ये कोई बर्तन नहीं है कि हमने कुकर उठाया गैस से उतार लिया, आप कोई कांच का वेसल उठा रहे हो, आप उस पर गरम उसमें मीडिया बना हुआ रखा है, आप उसको उठा के लेके जा रहे हो और आपको पता ही है स्लिप मार जाए आपके हाथ से, मीडिया तो चलो गिर गया,
वो तो आपने वेस्ट करा, पर वो स्पिलेज होकर कहीं आजू बाजू किसी को उछल जाए, गरम गरम आपके ऊपर आ जाए, तो नुकसान तो आप आपका करा रहे हो। ठीक है, तो हर चीज बेटा पूछो, पूछ के करो, पूछने में कोई मेरा बुराई नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको बताने वाला नक चढ़ा है तो बात अलग है, पर जो अच्छे से अगर आपको बता रहा है उससे पूछो, क्योंकि क्या करना है अपन को, सुरक्षा अपन को अपनी खुद की करना है। ठीक है, और दूसरे को भी किसी तरीके की हानि ना हो, ये चीज भी हमको देखनी है। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फ्रेशर या कोई भी ट्रेन टेक्नीशियन भी क्यों ना हो, अपने सुपरवाइजर से, आपके ऊपर जो हेड है या जिसको ज्यादा आता है उससे सारे इंस्ट्रक्शंस लेके काम करो बिफोर वर्किंग इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने के पहले सारे इंस्ट्रक्शंस का फॉलो किया जाए और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ट्रीट किया जाए एज अ पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि ये भाई जानलेवा या हानिकारक हो सकते हैं। तो क्या मैंने समझाया आपको, ट्रीट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पोटेंशियल पैथोजेंस। पोटेंशियल पैथोजेंस की ट्रीट किया जाए कि भाई ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रीट करना है हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। मटेरियल्स को और इक्विपमेंट को हमेशा स्टरलाइज करो। ठीक है, क्यों करो, ऑल मटेरियल्स, मीडिया, जो भी मीडिया बनाते हो, ट्यूब्स, जो भी टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, पेट्री डिशेस, प्लेट्स, लूप्स, निक्रोम लूप, प्लेटिनियम लूप, जो भी लूप का आप यूज कर रहे हो, नीडल्स, पिपेट्स एंड अदर आइटम्स यूज्ड फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। जो भी आप माइक्रोबायोलॉजी में मटेरियल यूज कर रहे हैं बेटा, चाहे वो ग्लासवेयर्स हो आपके, चाहे वो निडल्स हो, चाहे वो लूप्स हो, पेट्री डिश हो, मीडिया हो, जो भी आप यूज कर रहे हो कल्चरिंग करने के लिए या जो भी टेस्ट लगाने के लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराने के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो आप वायरोलॉजी, चाहे बैक्टीरियोलॉजी, चाहे माइक्रोलॉजी, किस भी डिपार्टमेंट के, माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में, किसी भी इम्यूनोलॉजी, जहां पर भी आप किसी चीज का यूज कर रहे हो, आपको उसको बाद में ऑटोक्लेव करना है। पहले ऑटोक्लेव करके रखा हुआ है, स्टरलाइज है, उसको यूज करें और वापस उसके यूज होने के बाद, डिस्कार्ड करने के बाद सारी चीजों को फिर से उसको स्टरलाइज करके रख दें। और स्टरलाइज कैसे करोगे उसको, बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के द्वारा क्या करेंगे, उसका स्टरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यूज कमर्शियली स्टरलाइज प्रोडक्ट। कमर्शियली स्टरलाइज प्रोडक्ट यूज करा जाए, जो कि सर्फेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ना, अगर ऑटोक्लेव नहीं यूज कर सकते तो कमर्शियली हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद के जिसके द्वारा वॉश कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो डिसइंफेक्ट कर दें, जैसे कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करा जाता है खासकर लेबोरेटरीज में किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके की चीजों में उस चीज को हम डाल के रखें। ठीक है, अंडरस्टैंड द ऑपरेशन एंड सेफ यूजफुल ऑफ ऑल इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स नीडेड फॉर द लेबोरेटरी। अंडरस्टैंड करो किस तरीके से हम चीजों को ऑपरेट करेंगे, यूज करेंगे सेफली एंड सेफ यूज ऑफ ऑल इक्विपमेंट, और सावधानी से सारे इक्विपमेंट्स का यूज करो। एंड मटेरियल्स नीडेड फॉर द लेबोरेटरी, जो भी मटेरियल्स की जरूरत है लेबोरेटरी में यूज करने के लिए, उसका खास तौर पे सावधानी से उपयोग करा जाए और ऑटोक्लेविंग करी जाए। ऑटोक्लेविंग में क्या करते हैं बेटा, हम स्टरलाइजेशन करते हैं, अगर स्टीम बनाकर क्या करते हैं, इतना गर्मी पैदा कर देते हैं, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया वैसे वो मर जाता है। ठीक है, तो जब मैं आपको स्टरलाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, तब ऑटोक्लेविंग कैसे करते हैं, कितने टेम्परेचर पर रखते हैं और ऑटोक्लेविंग आखिर में करता क्या है, सारी चीजें बेटा हम स्टरलाइजेशन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स वाला है। ठीक है, ये डायग्राम को एक बार देख लो, ये आपको समझ में, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, ये क्या है, ये ऑटोक्लेव में बेटा है ना। ऑटोक्लेव में क्या कर रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स रख रहे हैं, दिख रहा है, ये डिश दिख रही है, इसमें सारे इक्विपमेंट्स जमा रहे हैं, दिख रहे हैं, ये सब फोर्सेप्स वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें रखा जा रहा है, दिख रहा है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट, केमिकली क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को, एंड स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुक्त कर रहे हैं, उसमें से हटा रहे हैं कि ये क्या है, शुद्ध पाक हो गया है अब, ताकि आगे चल के क्या ना हो, डिसीज ना फैले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्प्रेड ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका, दो पॉइंट हमने देख लिए हैं, ट्रीट ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज पोटेंशियल पैथोजेंस देख लिए हैं, और क्या देखा है हमने, ऑटोक्लेविंग कैसे करना है, वो डिसइंफेक्ट कैसे करना है वो देखा। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखेंगे, डिसइंफेक्ट वर्क एरिया, यानी आप जहां काम करते हो उस एरिया को भी क्या करो,
डिसइंफेक्ट करो, हाँ बहुत जरूरी है। जिस एरिया में काम कर रहे हो बेटा आप, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्या पता क्या पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा रहे वहां पर, ठीक है, उस चीज को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। बिफोर एंड आफ्टर यूज, यूज करने के पहले भी और यूज करने के बाद भी। क्यों? यूज करने के पहले वहां पे क्या बैक्टीरिया आके जम गया होगा आपको नहीं पता, क्योंकि यूज करने के पहले जो प्रीवियस में आपके टेक्नीशियन जो भी इंसान काम कर रहा है, क्या उसने सावधानी से यूज करने के बाद क्या क्लीन करके गया होगा, क्या आपको नहीं पता। तो यूज करने के पहले उस जगह को स्टेरलाइज करो, क्लीन करो, और यूज करने के बाद उसको क्लीन छोड़ के जाओ, क्योंकि जब जो दूसरा आएगा आपकी जगह वो भी एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में काम कर पाए, यानी कि शुद्ध जगह पे काम करने पाए। तो इस तरीके के आपको हैबिट्स प्रैक्टिस करनी है। ये एथिक्स में आता है बेटा, है ना, एथिक्स में, लैब एथिक्स में। यूज अ डिसइंफेक्टेंट सच एज 10% ब्लीच और 70% इथेनॉल सॉल्यूशन। क्या यूज करना है हमको? ब्लीच 10% या इथेनॉल सॉल्यूशन 70%। और प्रोपेनॉल भी बेटा यूज करते हैं, है ना, इसमें नहीं लिखा है जरूर, पर प्रोपेनॉल भी यूज किया जाता है सरफेस को पोंछने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, है ना। टू वाइप डाउन बेंचेस और जो भी प्लेटफॉर्म है एंड वर्क एरियाज बोथ बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग विद कल्चर्स, है ना। एरियाज को, बेंचेस को, पूरे टेबल को, आपके काउंटर को पूरा पोंछो अच्छे से, पहले और बाद यूज करने के, कल्चर लगाने के। Also be aware of the possible dangers of the disinfectant, और अवेयर रहो possible dangers, यानी कि ये जो इक्विपमेंट जो आप चीज यूज कर रहे हो डिसइंफेक्ट करने के लिए, अगर डायरेक्ट आपके ऊपर आ गया तो आपको इससे क्या खतरा है, ये भी चीज हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। केयरलेसली ऐसा रगड़ दिए, सब कर दिए, वाटर में डाल रहे तो हाथ पे उंडेल के कांटा जरा लगा है वो और वहां पे नुकसान कर दे, इस तरीके का हड़बड़ी काम नहीं करना है हमको, ठीक है ना। Dangers of the disinfectant, as 70% ethanol can catch fire around open flame और high heat sources। समझ में आ रही मेरी बात आपको? यानी कि 70% जो इथेनॉल होता है इसमें अल्कोहल है यानी आग लग सकती है। कैन कैच फायर, वो आग पकड़ सकता है अराउंड ओपन फ्लेम, अगर कहीं बर्नर जल रहा है, फ्लेम जल रही है, कोई स्टेबलाइज कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आप वहां पे इथेनॉल से पोंछ रहे हो, इथेनॉल उड़ेगा और क्या होगा, सरफेस पे आग पकड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं भी कोई चीज जल तो नहीं रही है ना। ब्लीच इफ स्पिल्ड कैन रूइन योर क्लॉथ्स, अगर ब्लीच जो है गिर गया है, स्प्रेड हो गया है, तो आपके क्लॉथ्स को, आपने कपड़े पहने उनको बिगाड़ सकता है। आइदर अल्कोहल और ब्लीच कैन बी डेंजरस इफ स्प्लैश्ड इन द आईज, आइदर यानी या तो ब्लीच और अल्कोहल दोनों अगर आपकी आंखों में चल जाए तो ये आपकी आंखों को भी खराब कर सकता है। स्टूडेंट्स शुड नो वेयर द नियरेस्ट आई वॉश स्टेशन एंड सिंक आर लोकेटेड। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि नियरेस्ट यानी सबसे पास में, अगर आपके आंखों में कुछ चले गया या आपके कपड़ों को उड़ गया है, सिंक या आई वॉश एरिया कौन सा है कि आप जल्दी से जाके वहां पे धो लो और वॉश करके उसको निकाल लो। तो ये पॉइंट हमने कहा देखा बेटा, डिसइंफेक्ट वर्क एरियाज बिफोर एंड आफ्टर यूज वाले पॉइंट में देखा। इसके बाद हम देखेंगे इसका पिक्चर्स इसमें कौन कौन सी है उसको थोड़ा सा देख लेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ये देखो बेटा पिक्चर्स देख रहे हो आप, ये देखो सरफेस को कैसे डिसइंफेक्ट करा जा रहा है, समझ में आ रहा है, सरफेस डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। लेबोरेटरीज को किस तरीके से देखो उसमें अल्कोहल प्रोपेनॉल भर के पूरा शेल्स को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। देखो पूरे जो आपके जो आप पकड़ते हो, दरवाजे पकड़ के खींचते हो, हर जगह जहाँ से पैथोजन स्प्रेड हो सकता है, जहाँ से पैथोजन आपको लग सकता है, वहाँ से क्या कर रहे हैं, उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर रही है। देखो लैमिनार एयर फ्लो जहाँ पे कल्चर लगाते हैं, सारी चीज़ों को बेटा इस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है। सरफेस को आप जिस चीज़ को टच कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो और जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, हर चीज़ को क्या करना है, वो डिसइंफेक्ट करना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड ना हो। और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक बचा है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेफ्टी मेजर्स ऑफ